हेलो दोस्तों, मैं प्रेम सर बहुत बहुत वेलकम करता हूँ हमारे यूट्यूब चैनल कॉमर्स एकेडमी में। और दोस्तों, जैसे हम जर्नल एंट्री सीख रहे थे और पिछले पार्ट में हमने जर्नल एंट्री के बेसिक या सिंपल केसेस के बारे में पढ़ा। तो जिन लोगों ने जर्नल की पिछली क्लास मिस कर दिया हो वो लोग आई टैब पर जाएं, उन्हें वो वीडियो मिल जाएगी जिसमें जर्नल का बेसिक बताया गया है। तो दोस्तों, ये वीडियो सबके लिए इम्पॉर्टेंट है, चाहे वो आर्ट्स का स्टूडेंट हो या साइंस का हो या कॉमर्स का हो। जो भी अपना कैरियर अकाउंटिंग लाइन में बनाना चाहता है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो साइंस से अपनी ग्रेजुएशन करते हैं, साइंस से अपना सीनियर सेकेंडरी एग्जाम देते हैं, बट आगे उन्हें साइंस की फील्ड में कोई अच्छी जॉब नहीं मिलती, तो वो लोग अकाउंटिंग फील्ड में आ जाते हैं। या आर्ट्स स्टूडेंट जिन्होंने आर्ट्स से अपनी ग्रेजुएशन तो कर लिया बट उन्हें अपनी फील्ड से रिलेटेड कोई जॉब नहीं मिलती, उन्हें भी अकाउंट्स की जॉब अगर ऑफर हो रही है तो जॉब कैसे गेट करें जब तक उन्हें अकाउंट्स नहीं आता। तो ये आज की वीडियो इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने जा रही है उन सभी के लिए जो अपना कैरियर अकाउंट्स फील्ड में बनाना चाहते हैं। और अगर आपको अकाउंट्स अच्छे से सीखना है तो आप इससे पिछले 3 पार्ट्स जो कि मैंने चैनल में अपलोड किए हैं वो आप जरूर देखें और आज की वीडियो लास्ट तक देखें, तभी आपको अकाउंट्स का बेस क्लियर होगा। साथ ही साथ अकाउंट्स में स्पेशल केसेस का क्या ट्रीटमेंट होता है वो भी बहुत अच्छे से तभी क्लियर हो पाएगा। तो जैसे ये जर्नल एंट्री का फॉर्मेट है, किस तरीके से जर्नल एंट्री के फॉर्मेट में हमें एंट्रियां पुट करना होता है ये मैंने पिछली क्लास में पिछले वीडियो में बताया है। और ये आपके रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट हैं जिनके बिहाफ पर ही ये जर्नल एंट्री बनाई जाती हैं। तो जिन्होंने अब तक ये रूल्स नहीं सीखे वो आप वीडियो में जाएं, हमारे आई टैब पे आपको वीडियो मिल जाएगी जिसमें रूल्स ऑफ डेबिट और क्रेडिट को डिटेल में आपको समझाया गया है। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं करते। आज हम सीखेंगे स्पेशल या स्पेसिफिक केसेस ऑफ जर्नल एंट्रीज। मीन्स वो एंट्रीज जो नॉर्मली या डेली बेसिस पर अकर नहीं होती बट वो स्पेसिफिक मानी जाती है या स्पेशल मानी जाती है। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं आज जर्नल का स्पेशल केसेस। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन जरूर प्रेस करें। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं हम आज स्पेशल केसेस। स्पेशल और स्पेसिफिक केसेस। स्पेशल केसेस में हम उन ट्रांजैक्शंस को रखते हैं जो जनरली डेली बेसिस पर नहीं होती। जो रेगुलर ट्रांजैक्शन उन्हें बेसिक केसेस में मैंने पिछली वीडियो में आपको पार्ट फर्स्ट में जर्नल के बताया है। ठीक है, तो स्पेशल केसेस में सबसे पहला केस बनता है आपका, वो है बैड डेट्स। बैड डेट्स का मतलब होता है इररिकवरेबल अमाउंट। इररिकवरेबल अमाउंट का मतलब जो पैसे डूब गए, जो कस्टमर जिसको हमने उधार माल बेचा था उसने पैसे देने से मना कर दिया या वो एरिया छोड़कर भाग गया, गायब हो गया, तो हमारे पैसे डूब गए। या हमारा कस्टमर इंसॉल्वेंट हो गया। इंसॉल्वेंट का मतलब होता है दिवालिया हो जाना, बैंकक्रप्ट हो जाना। किसी पर्सन को इंसॉल्वेंट कोर्ट के द्वारा डिक्लेयर किया जाता है और जब कोर्ट किसी पर्सन को इंसॉल्वेंट डिक्लेयर करता है तो उस केस में उस पर्सन की सारी प्रॉपर्टी की नीलामी कर दी जाती है, ऑक्शन सेल होती है और एसेट्स बेचकर, उसकी प्रॉपर्टी को बेचकर जो पैसा मिलता है उससे उसकी लायबिलिटीज को पे कर दिया जाता है।
तो ये जो नीलामी करने का काम भी है, ये काम कौन करता है? कोर्ट के द्वारा एक पर्सन अपॉइंट किया जाता है जिसे हम कहते हैं ऑफिशियल रिसीवर। तो ऑफिशियल रिसीवर आकर हमारी प्रॉपर्टी को बेचता है और बेचकर जो भी पैसे मिलते हैं उससे वो लायबिलिटीज की पेमेंट कर देता है। फॉर एग्जाम्पल, मान लो मिस्टर एक्स है जो कि इंसॉल्वेंट डिक्लेयर हो गए। मिस्टर एक्स की सारी एसेट्स 60,000 में मान लो बिक गई, जबकि मिस्टर एक्स की लायबिलिटीज हैं टोटल 1 लाख। तो अब आपको यहां पर ध्यान से समझना है कि मान लीजिए मिस्टर एक्स की सारी टोटल लायबिलिटीज तो 1 लाख है, मतलब 1 लाख रुपए हमें पे करना है, जबकि हमारे पास केवल 60,000 रुपीज आए हैं सारी एसेट्स बेचकर। तो इसका प्रोपोर्शन हम फाइंड कर लेते हैं। इसका प्रोपोर्शन फाइंड करेंगे तो 4 जीरो से काट देंगे और आ जाएगा ये 60%। इसका मतलब कि जितना भी हमें डेप्ट किसी को पे करना है उसको पे करने के लिए हमारे पास 60% मनी है। तो देखें यहां पर, अब बैड डेट्स का मतलब है कि जो पैसे डूब गए, ये बिजनेस के लिए क्या है? लॉस है, और लॉस को बढ़ाने के लिए क्या करते हैं? डेबिट। तो यहां एंट्री हम क्या बनाएंगे? कैश अकाउंट डेबिट, और कैश में क्या दिखाएंगे? अगर कोई कैश हमें मिला है तो। अगर कुछ भी नहीं मिला तो कैश अकाउंट में कुछ भी नहीं दिखाएंगे, फिर कैश अकाउंट ही नहीं दिखाएंगे, डायरेक्ट बैड डेट्स अकाउंट को डेबिट करेंगे। बैड डेट्स अकाउंट, इसमें क्या दिखाओगे? मनी लॉस्ट, जितने पैसों का लॉस हो गया वो बैड डेट्स अकाउंट में दिखाओगे। और अब हमें कस्टमर का अकाउंट अपने क्लोज कर देना है। कस्टमर का मतलब डेटर का अकाउंट क्रेडिट करके क्लोज कर देना है। अब एक एग्जांपल देते हैं। मान लो मिस्टर एक्स से या मिस्टर राजेश से हमें 10,000 रुपए लेने थे। मिस्टर राजेश इंसॉल्वेंट हो गए और ऑफिशियल रिसीवर ने उनकी प्रॉपर्टी बेचकर हमें 60% क्लेम पे किया है। तो 60,000 रुपए मिस्टर राजेश से हमें लेने थे और 60,000 में मिले कितने? हमें राजेश से कितने लेने थे? 10,000 रुपए, और 10,000 में मिले कितने? 60% और 60 पैसे। आप इसे और क्या कह सकते हैं? कह सकते हैं 60 पैसे इन अ रूपी। 1 रुपए में 100 पैसे होते हैं, 100 में से 60 पैसे कितना होता है? 60%। तो अगर हमें 60% मिला है तो राजेश नाम का कस्टमर है जो इंसॉल्वेंट हुआ है, हमें राजेश के अकाउंट को क्लोज करना है क्रेडिट करके। तो यहां लिखेंगे राजेश का नाम, और राजेश से कितने लेने थे हमें? 10,000 रुपए, बट राजेश से मिले कितने? 60 पैसे। 60 पैसे इन अ रूपी, 1 रुपए में 60 पैसे। तो 10,000 का 60% कितना हो जाएगा? 6,000। इसका मतलब हमें 6,000 रुपीज तो मिल गए, तो बाकी 4,000 कहां गए? डूब गए, क्योंकि राजेश इंसॉल्वेंट डिक्लेयर हो गया, तो अब फ्यूचर में तो वो कुछ दे नहीं सकता। तो बैड डेट्स अकाउंट में क्या दिखाते हैं? वो पैसा जो अब हमें फ्यूचर में रिसीव नहीं होगा। समझ आ गया बैड डेट्स? चलिए अब अगली एंट्री हम सीखते हैं। अगला केस है बैड डेट्स रिकवर्ड। बैड डेट्स रिकवर्ड। बैड डेट्स रिकवर्ड का क्या मतलब होता है? बैड डेट्स रिकवर्ड का मतलब होता है डूबे हुए पैसे वापस मिलना। जो पैसा हमारा डूब गया था, जिस अकाउंट को हमने बैड डेट्स मानकर क्लोज कर दिया था, जिस कस्टमर का अकाउंट साल 2 साल 4 साल पहले, अब अचानक से अगर वो कस्टमर हमें मिल जाता है और हमें वो कुछ पैसे दे देता है,
तो उसे हम क्या मानेंगे, बैड डेट्स की रिकवरी नहीं मानेंगे, बल्कि क्या मानेंगे, अपनी इनकम। आपको समझना है यहाँ पर कि जिसका अकाउंट आपने बैड डेट्स मानकर, लॉस मानकर बंद कर दिया है, अगर फ्यूचर में साल 2 साल बाद वो आकर आपको पैसे देता है तो उसे हम बैड डेट्स की रिकवरी ना मानकर अपनी बिजनेस की इनकम मानेंगे। और एंट्री क्या करेंगे, कैश, या अगर उसने कैश दिया है तो कैश अकाउंट को डेबिट करेंगे, अगर उसने हमें चेक दिया है तो बैंक अकाउंट को डेबिट करेंगे। 2, बच्चे यहां पर गलती कर देते हैं, क्रेडिट कर देते हैं उस पर्सन को जिससे पैसे मिले। मान लो मिस्टर राजेश का अकाउंट आज से 3 साल पहले क्लोज कर दिया था और मिस्टर राजेश ने अब हमें आकर 5,000 रुपए दिए, ठीक है, 5,000 4,000 जो भी दिए उन्होंने, 2,000 रुपए मान लो दिए, बट वो 2,000 रुपए रिसीव की एंट्री कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू राजेश कर देते हैं। यहीं पर गलती हो जाती है। अब राजेश का अकाउंट हमें क्रेडिट नहीं करना। आप कहते हो नहीं सर, आपने रूल सिखाया है क्रेडिट द गिवर, देने वाले को क्रेडिट करो, बट गिवर का अकाउंट तो ऑलरेडी क्लोज हो चुका है, तो आप दोबारा से क्रेडिट द गिवर का रूल नहीं लगाएंगे, बल्कि रूल क्या लगाएंगे, क्रेडिट ऑल गेन्स एंड रेवेन्यूज, क्योंकि डूबा हुआ पैसा जब मिलता है तो उसे इनकम मानते हैं। इसलिए टू बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट। तो ध्यान रखना है यहां उस कस्टमर का नाम नहीं लिखना जिससे हमें डूबा हुआ पैसा मिला है। क्यों नहीं लिखना, क्योंकि उसका अकाउंट ऑलरेडी क्रेडिट होकर क्लोज हो चुका है और ये जो पैसा मिला है हमारे लिए इनकम है। इनकम को बढ़ाने के लिए क्रेडिट करते हैं और यहां भी रूल लिखा है कि क्रेडिट ऑल गेन्स एंड रेवेन्यूज, इसलिए हमने इसे क्रेडिट कर दिया। ये हो गए 2 केस। अब तीसरा केस है डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन को हिंदी में कहते हैं मूल्यह्रास। मूल्यह्रास का मतलब रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। फिक्स्ड एसेट्स किसे कहते हैं, हमारे बिजनेस की वो एसेट जिनकी लाइफ 1 साल से ज्यादा है, जिससे हम बिजनेस को रन करने के लिए यूज करते हैं, जैसे मशीनरी, प्लांट, फर्नीचर, बिल्डिंग, ये हमारे बिजनेस की क्या है, फिक्स्ड एसेट्स। और फिक्स्ड एसेट्स की कीमत टाइम के साथ और यूज करने से उनकी कीमत डाउन होती जाती है, घटती चली जाती है। तो एसेट्स की जो कीमत घटती है उस लॉस को हम अकाउंटिंग लैंग्वेज में डेप्रिसिएशन कहते हैं। तो डेप्रिसिएशन लॉस है और लॉस को क्या करते हैं, लॉस को हमेशा डेबिट किया जाता है, इसलिए डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू फिक्स्ड एसेट्स अकाउंट। फिक्स्ड एसेट्स अकाउंट में क्या लिखना है, यहां पर उस एसेट्स का नाम लिखना है जिस एसेट्स पर डेप्रिसिएशन लगाया। मान लो लिखा है कि मशीनरी 1 लाख रुपए की है जिस पर हमें 10% डेप्रिसिएशन लगाना है, तो 1 लाख की मशीनरी का 10% कितना हुआ, 10,000। तो हम यहाँ 10,000 रुपीज का लॉस डेप्रिसिएशन अकाउंट में दिखा देंगे एंड क्रेडिट में क्या लिखेंगे, टू मशीनरी अकाउंट। मशीनरी मीन्स एसेट्स का नाम लिखना है जिस एसेट्स की वैल्यू घटी है। समझ आ रहा है आप सबको? बस वीडियो लास्ट तक देखें। आज मैं आपको जर्नल एंट्री में एक्सपर्ट बना दूंगा, बट तभी आप एक्सपर्ट बनेंगे जब आपने पिछली 3 वीडियोस देखी होंगी, आपका बेस स्ट्रांग होगा, क्लियर होगा, तभी आपको ये स्पेशल केसेस अच्छे से समझ आएंगे। ठीक है, 4th केस है हमारा expenses on installation of machinery। जब भी हम कोई मशीनरी, टेक्नोलॉजिकल इक्विपमेंट खरीदते हैं, बड़ी मशीनरी, बड़ी टेक्नोलॉजी की चीज,
तो उसे हम अपने हाथ से फिट नहीं कर पाते। हमने एसी भी खरीदा है तो एसी हम अपने हाथ से सेट नहीं कर सकते, उसके लिए हमें इंजीनियर्स बुलाने पड़ते हैं। ऐसे मशीनरी की फिटिंग के लिए इंजीनियर्स बुलाने पड़ते हैं जो आकर हमारे बिजनेस में, फैक्ट्री में मशीनरी को इंस्टॉल करके जाते हैं। तो उस मशीनरी के इंस्टॉलेशन पर जो पैसा हमने खर्च किया है वो हमारी मशीनरी की कॉस्ट का पार्ट माना जाएगा। उसे नॉर्मल बिजनेस एक्सपेंस नहीं मानेंगे, बल्कि वो खर्चा मशीनरी की कॉस्ट का पार्ट माना जाएगा। मान लीजिए 10 लाख की मशीनरी है और उसे फिट और इंस्टॉल कराने में 1 लाख रुपए हमारे और खर्च हो गए। तो अगर आपसे कोई पूछे कि भाई ये मशीनरी आपको कितने की पड़ी, तो ऑब्वियसली आप क्या बोलेंगे? 11 लाख की, क्योंकि 10 लाख की तो मशीन थी और 1 लाख रुपए उसकी फिटिंग पे खर्च करने पड़े। तो कोई भी खर्चा जो एसेट्स खरीदने के बाद और बिजनेस में एसेट्स को यूज करने से पहले इन बिटवीन जो खर्चा होता है वो कैपिटल नेचर का खर्चा मानते हैं और उसे हम एसेट्स की कॉस्ट में ही जोड़ देते हैं। तो यहां पर हम एंट्री क्या करेंगे? मशीनरी अकाउंट डेबिट, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक अकाउंट। हमने जो पैसे खर्च किए हैं या तो कैश हमने दिया होगा या बिजनेस के बैंक अकाउंट से पे किया होगा। तो ये 4 स्पेशल केसेस हो गए, इन्हें आप नोट कर लें। ठीक है, मैं मिटा देता हूं और आगे चलते हैं। अगर आपको वीडियो समझ आ रही है और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन जरूर प्रेस करें। बेल आइकन प्रेस करने का मतलब है कि आपको हमारी जितनी भी रेगुलर वीडियोज आती रहेंगी आपको उनकी नोटिफिकेशन मिलती रहेगी, जिससे आपकी कोई भी वीडियो मिस नहीं होगी, कोई ब्रेक नहीं होगा, आप कंटिन्यूअसली आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। वीडियो को लाइक जरूर करना है ताकि हमारा मोटिवेशन बना रहे। अपने दोस्तों में शेयर करना है जिसका भी आप वेलफेयर चाहते हैं कि वो भी अकाउंट्स में आप जैसा एक्सपर्ट हो जाए। ठीक है, चलिए 4 केसेस हो गए थे। केस नंबर 5, कैश ड्रॉन बाय प्रोप्राइटर फॉर पर्सनल यूज। प्रोप्राइटर मीन्स क्या होता है? बिजनेसमैन। तो बिजनेसमैन ने बिजनेस से पैसा निकाला है अपने घर के लिए। तो बिजनेसमैन जब भी पैसा बिजनेस से अपने घर के लिए निकालता है उसे हम बिजनेस लैंग्वेज में क्या बोलते हैं? ड्रॉइंग्स। बिजनेस के लिए एक तरह का वो एक्सपेंस है, और एक्सपेंस नहीं बल्कि एक तरह का लॉस है। आपको आगे मैं बताऊंगा कि एक्सपेंस और लॉस में डिफरेंस क्या होता है। तो ये हमारे बिजनेस के लिए एक तरह का लॉस है, ठीक है, और उस लॉस को हम नाम देते हैं ड्रॉइंग्स। तो ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट, मान लो बिजनेसमैन ने 5,000 रुपए घर के लिए निकाले हैं तो बिजनेस के लिए लॉस है। लॉस इसलिए क्योंकि ये पैसा वापस नहीं आना, तो उन्होंने घर के लिए निकाला इसलिए हम इसे ड्रॉइंग बोलेंगे। और बिजनेस से क्या घट जाएगा? कैश या बैंक बैलेंस। अगर कैश निकाला है बिजनेसमैन ने तो कैश अकाउंट घट जाएगा, अगर बिजनेस के बैंक अकाउंट से पैसे निकाले हैं तो बैंक अकाउंट घट जाएगा। समझ आ गया? नेक्स्ट केस, गुड्स ड्रॉन बाय प्रोप्राइटर फॉर पर्सनल यूज। अब देखें, यहां पर बिजनेसमैन ने कैश निकाला था, यहां पर बिजनेसमैन ने बिजनेस से गुड्स निकाले अपने घर के लिए। अब मान लीजिए आपकी किराने की दुकान है, परचून की दुकान है, डिपार्टमेंटल स्टोर है और घर पे शुगर की जरूरत है, चीनी की। तो क्या आप दूसरे दुकानदार से खरीदेंगे? जब नहीं, बल्कि आप अपनी दुकान से अपने घर सामान भेज देंगे। आपकी दुकान में बिस्किट बिकते हैं, घर पे गेस्ट आए हैं, बिस्किट नमकीन चाहिए, तो क्या पड़ोसी की दुकान से खरीदेंगे? अरे नहीं, हमारी अपनी दुकान है, हम अपनी दुकान से अपने घर में सामान भेज देंगे। तो वो बिजनेस के लिए क्या है?
ड्राइंग, बिजनेस के लिए लॉस है ना, तो इसलिए आप अब भी ड्राइंग अकाउंट को ही डेबिट करेंगे। ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट, बट इस बार कैश को क्रेडिट नहीं करना, क्योंकि क्या घट गया बिजनेस का, गुड्स। और जब भी गुड्स हम खरीदते हैं बिजनेस के लिए, कौन से अकाउंट में दिखाते हैं, याद होगा आपको पिछली वीडियो में बताया था, परचेज अकाउंट। जब भी हम बिजनेस के लिए गुड्स खरीदते हैं, गुड्स का मतलब वो मटेरियल जिसमें हम डील करते हैं, तो जब हम बिजनेस के लिए गुड्स खरीदते हैं तो कौन से अकाउंट में दिखाते थे, परचेज अकाउंट में, परचेज को बढ़ा देते थे। और अब जब बिजनेसमैन घर गुड्स ले गया तो कौन से अकाउंट को हम घटाएंगे, उसी परचेज अकाउंट को जिसमें हम गुड्स ट्रांसफर करते थे। तो यहां आप क्रेडिट में टू परचेज अकाउंट क्रेडिट करेंगे, ना कि कोई गुड्स या स्टॉक अकाउंट। समझ आया? अब आप कहेंगे नहीं सर हमें समझ नहीं आया, क्योंकि हमने अकाउंटिंग इक्वेशन में जब भी गुड्स खरीदा था हम स्टॉक में प्लस करते थे, तो वहां पर क्योंकि अभी आपको अच्छे से डिटेल में नॉलेज नहीं दी गई थी, इसलिए वहां गुड्स या स्टॉक अकाउंट हम बना देते थे। वहां पर आपको परचेज अकाउंट के बारे में नहीं बताया गया था, इसलिए परचेज अकाउंट वहां नहीं दिखाते थे। अब हमें नॉलेज हो गई कि जब भी बिजनेस के लिए हम गुड्स खरीदते हैं उसके लिए एक न्यू अकाउंट ओपन करते हैं जिसे कहते हैं परचेज अकाउंट। इसका मतलब कि जो माल आता है जितना भी हम परचेज अकाउंट में डेबिट कर देते हैं, बढ़ा देते हैं। तो माल अगर जाएगा भी एक्सेप्ट सेल, सेल को छोड़कर, तो जब भी माल घटेगा, घटाने के लिए भी उसी परचेज अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। मान लो 2000 रुपए का माल बिजनेसमैन ने घर के लिए निकाल लिया, तो 2000 रुपए का लॉस हम परचेज अकाउंट से घटा देंगे। परचेज को क्रेडिट तभी करना है जब बिजनेस से गुड्स घट जाए। केस नंबर 7, गुड्स given as charity और डोनेशन। हमने बिजनेस से कुछ माल चैरिटी के रूप में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया या डोनेशन के रूप में दे दिया एनजीओ को, या गरीबों में, धर्मशालाओं में बंटवा दिया, स्कूलों में बंटवा दिया। तो बिजनेस के लिए ये चैरिटी या डोनेशन क्या है, एक तरह का लॉस, एक तरह का एक्सपेंस है। और एक्सपेंसेस को क्या करते हैं, जब भी एक्सपेंस बढ़ते हैं डेबिट करते हैं। यहां भी रूल कहता है कि जब भी एक्सपेंस बढ़े या लॉस बढ़े उसे डेबिट करो। तो यहां पर हम क्या करेंगे, चैरिटी या डोनेशन अकाउंट डेबिट। अब आप कहोगे सर चैरिटी तो एक्सपेंस कैसे होगा, डोनेशन देने से तो बड़ा पुण्य होता है। बिजनेस में कोई पाप और पुण्य नहीं होता, ध्यान रखना है। बिजनेस में तो इनकम या एक्सपेंस। तो ये बिजनेस के लिए चैरिटी अकाउंट क्या है, एक एक्सपेंस है। हमने मान लो 1000 रुपए के गुड्स डिस्ट्रीब्यूट कर दिए हैं, तो हमने इसे बिजनेस का खर्चा मान लिया, चैरिटी अकाउंट डेबिट। टू, क्या घट गया बिजनेस से, गुड्स। गुड्स तो यहाँ भी घटे थे, और गुड्स घटाने के लिए हमने परचेज अकाउंट यहाँ पे क्रेडिट किया, तो परचेज अकाउंट को हम यहाँ भी क्रेडिट करेंगे, टू परचेज अकाउंट। बोलो सबको समझ आ गया? यस, वेरी गुड, आप लोग इंटेलिजेंट बच्चे हैं। अगर आपको कहीं भी कोई डाउट आता है, आप मुझे, मेरा व्हाट्सएप नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप मुझे अपनी डाउट्स जरूर पूछें, मैं आपको रिप्लाई भी जरूर करूंगा। पॉइंट नंबर 8, नेक्स्ट, गुड्स distributed as free sample। हमने फ्री सैंपल के रूप में गुड्स डिस्ट्रीब्यूट कर दिए। अब आप समझें, फ्री सैंपल के रूप में लोगों पे गुड्स डिस्ट्रीब्यूट कर दिए। बताइए इसके पीछे क्या मोटिव हो सकता है। हम या बिजनेसमैन कभी भी कोई एक पैसा भी फ्री में नहीं खर्च करता, वो चैरिटी भी दे रहा है, तो वहां पर उसका पर्पज क्या है, अपना प्रमोशन, बिजनेस का प्रमोशन। यहां पर फ्री सैंपल के रूप में गुड्स डिस्ट्रीब्यूट किए तो पर्पज क्या है, प्रमोशन। क्योंकि अगर हमारा नया प्रोडक्ट है तो नए प्रोडक्ट पर लोग पैसा खर्च नहीं करना चाहेंगे, तो फिर हम लोगों तक पैसा, अपना गुड्स कैसे पहुंचाएं।
तो अगर लोगों को फ्री में कोई चीज मिले तो लोग लाइन लगा कर लेते हैं, चाहे वो भंडारे में मिलने वाला खाना ही क्यों ना हो, क्योंकि वो फ्री में मिलता है इसलिए लोग लाइन लगाते हैं। ठीक है, तो वैसे ही अगर गुड्स हमने फ्री में डिस्ट्रीब्यूट कर दिए तो लोग इसे ले लेंगे और यूज भी करेंगे। और यूज करने पर अगर हमने गुड्स में क्वालिटी अच्छी मेंटेन किया है तो नेक्स्ट टाइम वो पैसे देकर भी खरीदेंगे। तो ये फ्री सैंपल को हम कहाँ दिखाते हैं बिजनेस के लिए? एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस में दिखाते हैं। तो एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस, एडवर्टाइजमेंट अकाउंट डेबिट या एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस अकाउंट डेबिट, अब बताइए क्रेडिट किसको करें? तो क्या घट गया बिजनेस से? गुड्स। गुड्स को घटाने के लिए क्या करते हैं? परचेज अकाउंट। ठीक है, इसे नोट कर लीजिए, फिर हम और आगे चलते हैं। आज हम पूरा इसे फिनिश करके ही मानेंगे और आपको आज जर्नल एंट्री को टोटली क्लियर करके मानेंगे। आप बस लास्ट तक वीडियो देखते रहें, आज एक भी एंट्री नहीं छोड़ूंगा। जर्नल आज आपको सिखा के मानूंगा, बस आपका साथ चाहिए। नोट कर लीजिए। चलिए, आपने नोट कर लिया होगा या स्क्रीनशॉट ले ले फिर नोट कर लेना। देखिए, अकाउंट से इजी कोई भी सब्जेक्ट नहीं है हमारे कॉमर्स स्ट्रीम के अंदर, और एक ऐसा सब्जेक्ट जो लाइफ टाइम हमारे रियल लाइफ में यूज भी होता है। हम साइंस मैथ सब कुछ पढ़ते हैं, 10th तक की मैथ हमारी लाइफ में यूज होती है, बट आगे की मैथ केवल इंजीनियरिंग या अपर स्पेशल फील्ड में यूज होती है, जनरल लाइफ में नहीं। अकाउंट्स हमारे डेली लाइफ से रिलेटेड थिंग्स है। बेसिक कॉन्सेप्ट और स्पेशल केसेस आपको बहुत आसानी से समझा दूंगा मैं, सिर्फ बस लगातार इसे ध्यान से देखते रहें। केस नंबर 9 बहुत इंपॉर्टेंट एंट्री है ये, इसमें बच्चे उलझ जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं। तो क्या है ये केस? गुड्स लॉस्ट बाय फायर और थेफ्ट। गुड्स चोरी हो गए, गुड्स का लॉस हो गया या तो आग लगने से या चोरी होने से। गुड्स का लॉस हो गया या तो आग लगने से गोडाउन में या चोरी हो जाने से। तो ये क्या है? बिजनेस के लिए एक लॉस है, और लॉस को हम क्या करते हैं? डेबिट। तो आपको सबसे पहले यहां पर एंट्री करना है, एंट्री फॉर लॉस। पहले तो हमें इस लॉस को अपने बुक्स में रिकॉर्ड करना है। तो एंट्री फॉर लॉस, लॉस की क्या एंट्री करेंगे? गुड्स लॉस्ट बाय, गुड्स लॉस्ट बाय फायर और थेफ्ट अकाउंट डेबिट। हमने उस लॉस को डेबिट कर दिया। अगर लॉस आग लगने से हुई है तो लॉस बाय फायर लिखेंगे, चोरी हुआ तो लॉस बाय थेफ्ट अकाउंट डेबिट। बट बताइए बिजनेस से क्या घट गया? फिर से गुड्स घट गए, तो किसे क्रेडिट करोगे? अब आपका आंसर होगा बिल्कुल परचेज अकाउंट, इसलिए अब आप परचेज अकाउंट को क्रेडिट करेंगे, क्योंकि आपको पता है कि बिजनेस से गुड्स घट गए हैं। तो ये तो आपने लॉस की एंट्री कर ली। मान लीजिए 10,000 रुपीज का गुड्स हमारे गोडाउन में था, जो कि आग लगने से पूरा डिस्ट्रॉय हो गया, नष्ट हो गया। अब नष्ट हो गया तो हमें ये देखना है कि ये जो लॉस हुआ है, दुखी होने से काम नहीं चलेगा, दिमाग से काम लेना पड़ेगा। तो क्या देखना है कि बिजनेस में नॉर्मली हम अपने स्टॉक का इंश्योरेंस करा लेते हैं। तो क्या इस गुड्स का इंश्योरेंस है? अगर इंश्योरेंस नहीं है तब तो हमारा लॉस है, और ये लॉस हमें पूरा का पूरा बियर करना पड़ेगा। बट अगर गुड्स का इंश्योरेंस करवा रखा है तो फिर आगे भी बात बनेगी। तो अब अब हमें क्या देखना है? अब हमें देखना है कि अगर हमारे गुड्स इंश्योर्ड थे, इंश्योर्ड का मतलब हमने गुड्स का इंश्योरेंस करा रखा है, तो इफ goods were insured, हमने
अगर गुड्स का इंश्योरेंस करा रखा है तो फिर क्या होगा, इंश्योरेंस कराने से बात नहीं बनती कि हमने इंश्योरेंस करा लिया, हमने हम टेंशन फ्री हो गए और आग लग गई बिजनेस में और इंश्योरेंस कंपनी दौड़ते हुए आई, गाड़ी से उतरी और ये लो सूटकेस आपका, हम लॉस की भरपाई करते हैं। क्या करना होगा, लॉस हो गया, हमारे गोडाउन में आग लग गई, इंश्योरेंस कंपनी को सपने थोड़ी आते हैं कि इंश्योरेंस कंपनी आकर हमें पैसे देकर जाएगी। हमें इंश्योरेंस कंपनी को इन्फॉर्म करना पड़ेगा और उसे इन्फॉर्म करने को क्या बोलते हैं हम, इंश्योरेंस कंपनी पर क्लेम करना। तो हमें इंश्योरेंस कंपनी पर क्या करना होगा, पहले क्लेम करना पड़ेगा। तो फॉर मेकिंग अ क्लेम, हमें इंश्योरेंस कंपनी पर क्लेम करना है। तो फॉर मेकिंग अ क्लेम ऑन इंश्योरेंस कंपनी, मतलब कि इंश्योरेंस कंपनी को हमें इन्फॉर्म करना है कि हमें लॉस हो गया है और आप हमारे लॉस की भरपाई करें। तो क्या एंट्री करेंगे हम क्लेम करने की, हमें इंश्योरेंस कंपनी को अपना डेटर बना लेना है। इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट टू, ये पूरा अपना लॉस हम इंश्योरेंस कंपनी पर ट्रांसफर कर देंगे टू लॉस बाय फायर और थेफ्ट अकाउंट। 10,000 रुपए का हमारा लॉस था, हमने 10,000 रुपए का पूरा लॉस इंश्योरेंस कंपनी पर ट्रांसफर कर दिया। ठीक है, अब लॉस तो हमने ट्रांसफर कर दिया इंश्योरेंस कंपनी पे, बोला कि भाई आप हमारा पूरा लॉस सेट ऑफ करो, लॉस की भरपाई करो। बट इंश्योरेंस कंपनी तुरंत पैसे निकाल कर नहीं दे देती, वो इसके बाद अपने ऑफिसर्स भेजती है जिन्हें हम एक्चुअली बोलते, एक्चुअली, ऐसे एक्चुअली, एक्चुअली का काम क्या होता है, वो लॉस असेसमेंट का काम करते हैं, वो लॉस की कैलकुलेशन का काम करते हैं, आकर वो चेक करते हैं कि एक्चुअल में लॉस कितना हुआ है और एक्चुअल वैल्यूएशन के बाद एक्चुअली जितना बताते हैं कि एक्चुअल में लॉस इतना हुआ है, इंश्योरेंस कंपनी उतना ही क्लेम देगी। दूसरी बात, अगर एक्चुअली के वैल्यूएशन करने आने पर उन्हें कहीं से ये फील हो गया कि ये आग हमारी लापरवाही से लगी, तो इंश्योरेंस कंपनी बिल्कुल भी क्लेम नहीं देगी। ध्यान रखना इस बात को। तो इंश्योरेंस कंपनी हमेशा अपने आप को बचाने की कोशिश करती है कि लॉस का क्लेम ना भरना पड़े, ना देना पड़े। और हमें क्या करना है, हमें सारे प्रूफ अवेलेबल कराने हैं कि हमने पूरी कोशिश की है अपने आप को, अपने बिजनेस के लॉस को गुड से आग लगने से बचाने के लिए। ठीक है, तो हमने क्लेम तो कर दिया कि भैया आप हमारे पैसे दो। अब इंश्योरेंस कंपनी अगर ये प्रूव करने में सक्सेसफुल हो जाए कि लॉस हमारी लापरवाही से हुआ है, आग हमारी लापरवाही से लगी है, तो कोई क्लेम नहीं मिलेगा। और अगर कोई क्लेम नहीं मिला तो हम अपनी बुक में क्या एंट्री करेंगे, इफ नो इंश्योरेंस क्लेम इज रिसीव्ड, अगर हमें इंश्योरेंस कंपनी से कोई क्लेम नहीं मिला, इफ नो इंश्योरेंस क्लेम इज रिसीव्ड या नो क्लेम इज रिसीव्ड फ्रॉम इंश्योरेंस कंपनी, इंश्योरेंस कंपनी से कोई क्लेम नहीं मिला, तो क्या होगा, फिर तो हमें अपने इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट को तो क्लोज करना पड़ेगा और ये इसे अपने बिजनेस का लॉस मानने के सिवा हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। और बिजनेस के सारे लॉसेस को साल के एंड में हम कहाँ ट्रांसफर करते हैं, एक नया अकाउंट ओपन करते हैं जिसका नाम है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। बिजनेस के सारे खर्चे, सारे लॉसेस जो ओनर खुद बियर करता है वो कहाँ ट्रांसफर करता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो हमने अपना ही लॉस मान लिया जब इंश्योरेंस कंपनी ने पैसे देने से मना कर दिया, तो हमने इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट को, तो हमें क्या करना है, अगर कोई क्लेम इंश्योरेंस कंपनी से नहीं मिला तो हमें इंश्योरेंस कंपनी को क्या करना पड़ेगा, इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट को हमें अपने क्लोज करना पड़ेगा, क्योंकि अभी तो हमने इंश्योरेंस कंपनी को अपना डेटर बना लिया है बट कोई क्लेम नहीं मिला, इसलिए इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट को हम क्लोज कर देंगे क्रेडिट करके। क्योंकि ये इंश्योरेंस कंपनी क्लेम देगी या नहीं देगी
ये डिसीजन कौन लेता है? कोर्ट। और अगर कोर्ट ने हमारे क्लेम को कैंसिल कर दिया तो ये पैसा तो अब हमारे लिए हमारे हाथ से निकल चुका है, तो इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट को हम क्लोज कर देते हैं। बट थर्ड सिचुएशन है कि इफ सम और फुल क्लेम इज रिसीव्ड। अगर मान लो इंश्योरेंस कंपनी ने या तो हमें थोड़ा बहुत क्लेम दिया है, थोड़ा बहुत क्लेम एक्सेप्ट किया, या फिर इंश्योरेंस कंपनी ने पूरा क्लेम एक्सेप्ट कर लिया 10,00,000 का। तो ऐसे केस में अगर कुछ थोड़ा बहुत भी क्लेम एक्सेप्ट किया है तो इंश्योरेंस कंपनी से पैसे आएंगे, बट पैसे कहाँ आएंगे? हमारे बिजनेस के बैंक अकाउंट में। तो बिजनेस, क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी कैश नहीं देती, चेक देती है, तो बैंक अकाउंट डेबिट। मान लो इंश्योरेंस कंपनी ने 80% क्लेम एक्सेप्ट किया है, तो हमें इंश्योरेंस कंपनी से कितने पैसे लेने थे? 10,000। इंश्योरेंस कंपनी ने मान लो 80% क्लेम एक्सेप्ट किया है, तो 80% कितना हुआ? 8,000। तो इसका मतलब जब सोचो कि हमें लेना तो 10,000 था, पहला केस हम लेते हैं, चलो 80,000 लिख दिया, 80% 8,000 का क्लेम इंश्योरेंस कंपनी ने हमें दिया, तो इसका मतलब 2,000 रुपए का हमें लॉस हो गया। उसे हम अपना बिजनेस लॉस मान लेंगे, क्योंकि हमें लॉस तो हुआ था 10,000 रुपए का, और इंश्योरेंस कंपनी ने केवल 8,000 का क्लेम दिया है, इसका मतलब है कि हमें 2,000 रुपए का लॉस हो गया, और हमें इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट को अब क्लोज करने के लिए क्रेडिट कर देना है टू इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट 10,000 रुपये। और अगर इंश्योरेंस कंपनी ने पूरा 10,000 का क्लेम दे दिया 100%, तो फिर ये लॉस नहीं दिखाएंगे 2,000 का, बैंक अकाउंट डेबिट टू इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट केस था जहां पर हमसे गलतियां हो जाती हैं, नोट कर लें इसे। अभी हमें आगे और भी केस पढ़ने हैं। नोट कर लिया होगा। चलो अभी हमें आगे और केसेस करने। 9th केस, हमने 9 केसेस अब तक कर लिए हैं। और अगर वीडियो आपको समझ आ रही है और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन प्रेस कर दें। और अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक करना ना भूलें, क्योंकि हमें आपसे कोई फीस, कोई चार्ज नहीं चाहिए, जस्ट आपका सपोर्ट चाहिए। ठीक है, तो आप इसे वीडियो को लाइक भी करें और अपने दोस्तों में शेयर भी करें। अब हम आगे पढ़ते हैं पॉइंट नंबर 10, जो कि है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। आउटस्टैंडिंग का मतलब क्या होता है? आउटस्टैंडिंग का मतलब होता है बकाया खर्चे या पेंडिंग एक्सपेंस, आप इसे पेंडिंग बोल सकते हो। जो खर्चे ड्यू तो हो गए हैं, खर्चे जो हमारे ऊपर पेएबल तो हो गए हैं बट अब तक हमने पे नहीं किया, तो ड्यू बट नॉट पेड, हिंदी में कहते हैं बकाया खर्चे। एग्जाम्पल देके समझाता हूं कि जैसे मान लीजिए अभी ये जून मंथ स्टार्ट हुआ है, आज 12 जून है, और मई के मंथ का रेंट जो कि हमें अब तक पे कर देना चाहिए था, मई 31 क्लोज हो चुका है, जून चल रहा है और मई का किराया अभी तक हमने नहीं दिया, मई का रेंट नहीं दिया, तो मई का वो रेंट जून मंथ में क्या बोला जाएगा? आउटस्टैंडिंग रेंट। हमने मई के महीने की सैलरी अभी तक स्टाफ को नहीं दिया, तो जून के मंथ में मई की सैलरी क्या बोली जाएगी? आउटस्टैंडिंग सैलरी। तो आउटस्टैंडिंग का मतलब बकाया खर्चे। आउटस्टैंडिंग को हम और किस नाम से जानते हैं? हम इसे एरियर्स भी कहते हैं। एरियर्स का मतलब आउटस्टैंडिंग, या एक्रूड भी कहते हैं, या अनपेड भी कहते हैं, या पेबल भी कहते हैं, और भी बहुत सारे नाम हैं। इन सब का मतलब है कि एक्सपेंस हमारे ऊपर ड्यू तो हो चुका है, हमारी लायबिलिटी बन चुका है, बट अभी तक हमने
पे नहीं किया। ठीक है, तो अब हमें पहले तो इसे अपना एक्सपेंस मानना है। मान लीजिए मैं लिख देता हूँ यहाँ पे एंट्री, पहले फिर समझाता हूँ। हमारे लिए बिजनेस का एक्सपेंस तो है ही, क्योंकि पूरा मंथ क्लोज हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है। तो एक्सपेंस का मतलब, मान लो अगर हमें रेंट पे करना था और हमने रेंट नहीं पे किया, तो यहाँ लिखोगे एक्सपेंस की जगह उस खर्चे का नाम। जैसे सैलरी पे करना था, सैलरी नहीं पे किया, तो यहाँ लिखोगे सैलरी अकाउंट डेबिट। मीन सबसे पहले तो हमें उसे अपने बिजनेस का एक्सपेंस मानना है। अब क्योंकि एक्सपेंस अभी तक हमने हमारा पेंडिंग पे नहीं किया, लाइबिलिटी बन गई, और लाइबिलिटी को बढ़ाने के लिए क्या करते हैं, क्रेडिट। इसलिए टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस अकाउंट मीन्स आउटस्टैंडिंग रेंट अकाउंट। समझ आया? हमने एक्सपेंस को डेबिट क्यों किया, क्योंकि मंथ पूरा हो गया तो हमारा वो खर्चा बन चुका है, और क्योंकि अभी तक पे नहीं किया इसलिए वो हमारे बिजनेस की लायबिलिटी भी बन गई। खर्चे को ऐड करने या बढ़ाने के लिए हम क्या करते हैं, तो खर्चे को बढ़ाने के लिए हम डेबिट करते हैं, जैसा कि आपने देखा। बट हमारे साथ साथ अभी हमने एक्सपेंस को पे नहीं किया, तो ये हमारे बिजनेस की बन गई लायबिलिटी, और लायबिलिटी को बढ़ाने के लिए क्रेडिट करते हैं। इसलिए आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस के नाम से हम एक लायबिलिटी क्रिएट कर लेंगे। अगर रेंट है तो आउटस्टैंडिंग रेंट लिखेंगे। समझ आया? ठीक है, इसके बाद अगला केस है, जैसे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस होते हैं, ऐसे ही आउटस्टैंडिंग इनकम भी होती है। बट इनकम के लिए आउटस्टैंडिंग वर्ड ना यूज करके एक्रूड वर्ड यूज करते हैं, एक्रूड इनकम। एक्रूड इनकम का मतलब कि इनकम जो हमने कमा लिया है, इनकम अर्न बट नॉट रिसीव्ड। मतलब कि हमने जिसको जो सर्विस देनी थी वो सर्विस तो हमने दे दी है, बट अभी तक हमें इनकम नहीं मिली। मैंने स्टूडेंट्स को पढ़ा दिया, मंथ क्लोज हो गया, मंथ एंड हो गया, अगला मंथ शुरू हो गया, मई का महीना खत्म हो गया, अब जून चल रहा है, मई की फीस नहीं मिली, तो मैं उसे क्या बोलूंगा, एक्रूड इनकम। तो एक्रूड इनकम को बिजनेस के लिए क्या माना जाता है, एसेट्स। इसलिए एक्रूड इनकम नाम से मैं अपनी एसेट्स बना लूंगा। मान लो मेरे किराएदार ने मई के मंथ का रेंट अभी तक नहीं दिया, आज 12 जून हो गया, मई का एंड हो चुका है, तो मई का रेंट मैं अर्न कर चुका हूं, बट मुझे अभी तक नहीं मिला, तो मैं क्या बोलूंगा, एक्रूड रेंट। तो एक्रूड इनकम अकाउंट डेबिट, इनकम की जगह उस इनकम का नाम लिखना है, तो एक्रूड इनकम अकाउंट डेबिट। इसे एसेट्स मान लिया हमने। और एसेट्स क्यों माना, एसेट्स क्यों माना, क्योंकि जो चीज हमें फ्यूचर में मिल जाएगी वो हमारी एसेट्स है, जो चीज हमें फ्यूचर में देनी पड़ेगी वो हमारी लायबिलिटी होती है। तो ये इनकम तो हमें फ्यूचर में मिल जाएगी, इसलिए हमने एसेट्स मान लिया टू इनकम अकाउंट। यहां पर उस इनकम का नाम लिखना है। इनकम मीन्स जैसे रेंट हमें मिलना है तो एक्रूड रेंट अकाउंट डेबिट टू रेंट रिसीवेबल अकाउंट या रेंटल इनकम अकाउंट। समझ आ गया? अब ये जैसे दो आउटस्टैंडिंग हो गए, ऐसे ही दो एडवांस होते हैं। प्रीपेड एक्सपेंसेस, प्रीपेड एक्सपेंसेस मतलब क्या हुआ कि एक्सपेंस हमने, एक्सपेंसेस पेड इन एडवांस, हमने टाइम आने से पहले ही अपना खर्चा पे कर दिया। अभी ये मंथ चल रहा है, जून का स्टार्ट हुआ है, जून का और जुलाई का रेंट हमने एडवांस में दे दिया, या जून और जुलाई की सैलरी अपने एम्प्लॉय को एडवांस में दे दिया। तो जब हम कोई चीज, कोई खर्चा एडवांस में पे करते हैं तो वो बिजनेस के लिए एसेट्स बन जाता है, क्योंकि हम चाहे तो वापस भी ले सकते हैं। जहां पर कोई चीज मिलने वाली चीज है जो फ्यूचर में मिल सकती है, या बिजनेस में जितने राइट्स होते हैं, राइट्स मीन्स अधिकार, यहां पर भी ये वापस लेने का अधिकार है हमारे पास, तो हम प्रीपेड एक्सपेंस को बिजनेस की एसेट्स मान लेते हैं। समझ आया? एसेट्स क्यों माना, क्योंकि अभी हमने एडवांस में पे किया है, अभी हमने कोई सर्विस नहीं दिया, तो हमारे लिए क्या है, एक राइट है कि हम इसे वापस ले सकते हैं। तो प्रीपेड एक्सपेंस नाम से एसेट्स बना लेंगे। प्रीपेड एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट
मान लीजिए हमने रेंट एडवांस में पे कर दिया है, तो क्या लिखेंगे, प्रीपेड रेंट अकाउंट डेबिट टू एक्सपेंस अकाउंट। एक्सपेंस का मतलब कि जब हमने जून और जुलाई की सैलरी पे किया होगा या रेंट पे किया होगा, तो उस टाइम एंट्री क्या किया होगा, हमने कर दिया होगा रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश। जबकि वो रेंट नाम का खर्चा अभी तो है ही नहीं, जब टाइम पूरा हो जाएगा, मंथ पूरा हो जाएगा, तब तो वो हमारा एक्सपेंस बनेगा, बट हमने तो एडवांस में पे किया। जब पे किया तो हमने एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू कैश कर दिया, जबकि ये अभी हमारा खर्चा नहीं है, इसलिए इस खर्चे को घटाने के लिए, क्या करते हैं, क्रेडिट। इसलिए हम एक्सपेंस अकाउंट को क्रेडिट करके अपने एक्सपेंस को कम कर देंगे। समझ आया? ऐसे ही अगला है हमारा इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। अब कई बार हमें इनकम एडवांस में मिल जाती है। मान लीजिए हम सर्विस प्रोवाइडर हैं, हम किसी का भी कोई भी काम करवाते हैं जिसके बदले अपनी फीस या कमीशन चार्ज करते हैं। तो कोई पर्सन, कोई क्लाइंट आया जिसने एडवांस में हमें फीस दे दी कि ये लो हमारी एडवांस फीस रख लो और हमारा काम करा देना, बट अभी तक हमने उसका काम नहीं कराया, इसलिए वो जो पैसा या फीस या इनकम मिली है वो रियल में हमारी इनकम नहीं है। सोचो, हमने कोई काम जो अगले महीने करके देना है, क्लाइंट ने वो पैसा हमें एडवांस में दे दिया है, अगले महीने जो काम करके हम देंगे उसका पैसा, उसका कमीशन, उसकी इनकम एडवांस में क्लाइंट ने हमें दे दिया, तो हमें उस इनकम को इनकम नहीं, अपने बिजनेस की लायबिलिटी मान लेना है। लायबिलिटी क्यों मानना है? क्योंकि सामने वाला पर्सन हमें एडवांस देकर गया है, हो सकता है वो आकर वापस भी ले ले, उसे वापस लेने का राइट है तब तक जब तक हम उसका काम कर नहीं देते। एक एग्जांपल देता हूं, जैसे मान लीजिए कोई किराएदार आया हमारा रूम देखने, उसे कमरे की जरूरत है, वो आया, देखकर उसे कमरा पसंद आ गया, उसने एडवांस में 10,000 रुपये हमें दे दिए कि ये लो 10,000 रुपये एडवांस रख लो, मैं 1 हफ्ते बाद आऊँगा, 1 हफ्ते बाद मैं आपके यहाँ रहने आऊँगा। तो क्या हम आज उसे अपनी इनकम मान लें? अगर इनकम मान लेंगे तो हम बहुत बड़ी गलती कर देंगे। क्यों? क्योंकि अभी तक उसने, और पहला होता है ट्रेड डिस्काउंट, दूसरा होता है कैश डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट को हिंदी में कहते हैं व्यापारिक छूट, व्यापारिक छूट, और कैश डिस्काउंट को कहते हैं नकद छूट। अब व्यापारिक छूट और नगद छूट है क्या, इनकी मीनिंग क्या है, दोनों में अंतर क्या है, उसे बहुत डिटेल में समझना है। मैं दोनों में डिफरेंस भी बताता हूं और मीनिंग भी। ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है? इट इज अलाउड टू ऑल कस्टमर्स whether मीन्स चाहे, तो whether they purchase goods for cash or on credit। ये ट्रेड डिस्काउंट सभी कस्टमर्स को अलाउ किया जाता है, चाहे वे नगद माल खरीदे या उधार। ये डिस्काउंट सभी कस्टमर को दिया जाता है, चाहे कोई नगद माल खरीदे या उधार। जबकि इट इज अलाउड ओनली ऑन कैश पेमेंट। ये डिस्काउंट जो कैश डिस्काउंट है केवल कैश पेमेंट करने पर ही मिलता है, उधार पर नहीं मिलता। अब सेकंड डिफरेंस है
it is allowed by company और मैन्युफैक्चरर, जो भी मैन्युफैक्चरर है, प्रोड्यूसर है, माल बनाने वाली कंपनी, वो कंपनी ट्रेड डिस्काउंट अलाउ करती है, जबकि कैश डिस्काउंट कौन अलाउ करता है? इट इज अलाउड बाय शॉपकीपर और रिटेलर्स। ये डिस्काउंट कौन देता है? दुकानदार, शॉपकीपर या रिटेलर्स। ठीक है, ये छूट डायरेक्ट कंपनी की तरफ से होती है, गुड्स के ऊपर, प्रोडक्ट के ऊपर प्रिंटेड होती है। आपने पढ़ा होगा, प्रोडक्ट के ऊपर लिखा होता है स्टार बनाकर कि 10% ऑफ या 20% ऑफ, ऐसा टैग आपने प्रोडक्ट के ऊपर प्रिंटेड देखा होगा। तो वो जो डिस्काउंट है, ये डिस्काउंट कौन दे रहा है? डायरेक्ट कंपनी से आ रहा है, मैन्युफैक्चरर की तरफ से। ठीक है, तो ये ट्रेड डिस्काउंट कंपनी की तरफ से होता है, जबकि कैश डिस्काउंट किसकी तरफ से होता है? रिटेलर, शॉपकीपर, दुकानदार की तरफ से। वो भी कब? जब हम उन्हें बोलते हैं कि हम नगद पेमेंट कर देंगे, कुछ और छूट दे दो, तो वो बोलता है, कंडीशन रखता है कि अगर नगद पेमेंट करोगे चलो मैं आपको 2% का डिस्काउंट और दे दूंगा। ठीक है। तीसरा, इट इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन MRP ऑफ द प्रोडक्ट। ये जो ट्रेड डिस्काउंट है, ये ट्रेड डिस्काउंट प्रोडक्ट की MRP पे कैलकुलेट किया जाता है, जबकि कैश डिस्काउंट इट इज कैलकुलेटेड आफ्टर डिडक्टिंग ट्रेड डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट ट्रेड डिस्काउंट घटाने के बाद जो प्राइस बचता है, मान लो 100 रुपए का प्रोडक्ट है, उस पर 10% ऑफ है, तो 10% MRP पे पहले आप 10% ट्रेड डिस्काउंट लेस कर दो, 100 में से 10 लेस कर दिया, 90 रुपीज बचे। अब 90 रुपीज पे मान लो 5% का कैश डिस्काउंट है, तो वो 90 पर 5% 4.5 आएगा, मतलब कि पहले आप ट्रेड डिस्काउंट घटा लोगे MRP से, जो प्राइस बचेगा उस पर आप कैश डिस्काउंट कैलकुलेट करोगे। समझ आया? और लास्ट डिफरेंस है कि इट इज नॉट रिकॉर्डेड इन जर्नल। ट्रेड डिस्काउंट को जर्नल में नहीं रिकॉर्ड किया जाता, जबकि कैश डिस्काउंट को रिकॉर्ड किया जाता है। तो इट इज टू बी रिकॉर्डेड इन जर्नल। तो ये 4 डिफरेंस है दोनों में, इससे आपको मीनिंग भी क्लियर हो गई, डिफरेंस भी पेपर में पूछा जाता है, आप इनमें दोनों में डिफरेंस भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, अब इसका एक प्रैक्टिकल एग्जांपल लेकर मैं आपको समझाता हूं। आपने बहुत सारे प्रोडक्ट मार्केट में देखे होंगे जो एड प्रमोशन के पॉइंट ऑफ व्यू से उन पर 10% या 20% ऑफ का स्टिकर लगा होता है या टैग लगा होता है, तो वो डिस्काउंट कंपनी की तरफ से ऑफर किया गया डिस्काउंट होता है। अब उस डिस्काउंट की कैलकुलेशन हमें अपने अकाउंटिंग में कैसे करना है, वो मैं आपको सिखाता हूं। चलिए एक एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूं। एग्जांपल है कि गुड्स वर्थ रुपीज
30,000 were purchased from Raja and Company. Goods worth rupees 30,000 were purchased from Raja and Company at 15% trade discount and 2% cash discount and paid half the amount to avail the cash discount. ये एक सिचुएशन है, एक केस है जिससे आपको मैं दोनों डिस्काउंट क्लियर करता हूं कि अकाउंटिंग में कैसे हमें इसका प्रेजेंटेशन करना है। हमने माल खरीदा है 30,000 रुपए का राजा एंड कंपनी से, जिसमें 15% ट्रेड डिस्काउंट है और 2% कैश डिस्काउंट है। अब क्या लिखा है, एंड पेड हाफ द अमाउंट। हमने पूरे पैसे नहीं दिए, हमने आधे पैसे उसे दिए हैं। किस लिए? ताकि हमें कैश डिस्काउंट का बेनिफिट मिल सके, पूरे पैसे नहीं दिए। तो ध्यान रखना है कि कैश डिस्काउंट उतनी अमाउंट पे मिलता है जितना आप पे करते हो। आपने हाफ अमाउंट पे किया है तो हाफ पे ही कैश डिस्काउंट मिलेगा। अब देखो इसकी वर्किंग, हमें इसकी जर्नल एंट्री करना है। जर्नल एंट्री से के साथ पहले मैं आपको वर्किंग समझा देता हूं। वर्किंग का मतलब कैसे कैलकुलेशन करना है। सबसे पहले देखिए लिस्ट प्राइस। लिस्ट प्राइस मीन्स प्रोडक्ट का एमआरपी कितना है। एमआरपी है 30,000, ठीक है। 30,000 गुड्स का एमआरपी है, मैक्सिमम रिटेल प्राइस। अब इस पे सबसे पहले आप घटाएंगे ट्रेड डिस्काउंट, लेस ट्रेड डिस्काउंट जो कि कितना है 15%। 15% इसका कितना हुआ 4,500। आपने इसे लेस कर दिया तो 25,500 आया। इसका मतलब है कि ये गुड्स आप चाहे नगद खरीदो या उधार, आपको ये 25,500 में मिलेंगे। समझ आया? अब अगर आप नगद पेमेंट कर देते हो तो आपको और छूट मिल जाएगी, कैश डिस्काउंट मिल जाएगा। हमने आधी पेमेंट नगद कर दी तो इसका आधा कर दो, हाफ हमने कैश पेमेंट कर दिया। तो हाफ अभी क्या है, उधार। हाफ कैश हो गया, हाफ क्रेडिट हो गया। हाफ इसका कितना हुआ 12,750, तो हाफ इधर भी 12,750। हमने इतनी पेमेंट किया है तो इस पर हमें क्या मिलेगा, कैश डिस्काउंट। तो इस पर लेस कर देना है, लेस कैश डिस्काउंट जो कि कितने परसेंट है 2%। 2% कितना हुआ 255। तो फाइनली हमने उसे कितने दिए 12,495, जबकि ये हमारा उधार है। क्या बन जाएगा ये, क्रेडिटर। तो अब इसकी हम एंट्री क्या करेंगे। अब देखिए हमने माल जो परचेज किया वो हमें कितने में मिला है 25,500 में। इससे कोई मतलब नहीं है, ये ट्रेड डिस्काउंट दिखाया नहीं जाता। आप नगद खरीदते या उधार आपको मिलता तो 25,500 में। इसलिए परचेज अकाउंट में आप डेबिट करोगे नेट प्राइस आफ्टर डिडक्टिंग ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट घटाने के बाद जो वैल्यू है वो दिखाएंगे परचेज अकाउंट में। फिर हमने जितना कैश पेमेंट कर दिया, जितना कैश बिजनेस का घटा है, कैश देखो हमारे पास से कितना गया 12,495। 12,495 हमारे पास से कैश गया है। जितना कैश घटा है वो हमने कैश को घटाने के लिए क्रेडिट कर दिया। फिर ये जो कैश डिस्काउंट है ये हमारे बिजनेस के लिए इनकम है।
इसे भी आप दिखाओगे डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट में, टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट कितना 255। ठीक है, 255 का हमने कैश डिस्काउंट हमें मिला है, हमारी इनकम है इसलिए क्रेडिट कर दिया। और अभी ये पैसे उधार है, ये हमारी लायबिलिटी बन गई, क्रेडिटर। तो यहाँ क्रेडिटर का नाम क्या था, नाम था राजा एंड कंपनी। तो यहाँ राजा एंड कंपनी को हमने अपना क्रेडिटर बना लिया, वो भी कितने से 12,750 से। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट केस आपका डिस्काउंट का भी हो गया कंप्लीट। अब लास्ट एंट्री बचती है, वो है ओपनिंग एंट्री। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो, मैं वो भी बता देता हूं। नीचे का मिटाया नहीं मैंने। ओपनिंग एंट्री जो कि लास्ट केस है स्पेशल केस का, लास्ट केस। अब ओपनिंग एंट्री, ओपनिंग एंट्री का मतलब क्या होता है? ओपनिंग एंट्री का मतलब होता है कि जैसे पिछले साल के अकाउंट्स मार्च 31 में क्लोज हुए, अप्रैल 1 से न्यू और नेक्स्ट ईयर के अकाउंट्स ओपन होते हैं। तो जो पिछले साल के अकाउंट्स हमारे क्लोज हुए बैलेंस शीट में, उन बैलेंस को कैरी फॉरवर्ड करना है अगले साल 1 अप्रैल को। तो जब हम कैरी फॉरवर्ड करते हैं पिछले बैलेंस को अगले साल लाने के लिए, तो उसे कहते हैं ओपनिंग एंट्री। तो ओपनिंग एंट्री क्या होती है कि हमें पिछले साल की सारी एसेट्स को इस साल की एसेट्स बनाना है। तो एसेट्स को डेबिट किया जाता है, यहाँ पर सारी एसेट्स को आप डेबिट कर देंगे, सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिट, वो भी इंडिविजुअली। इंडिविजुअली का मतलब क्या होता है? इसका मतलब कि आपके पास जितनी भी एसेट्स हैं, मशीनरी, प्लांट, फर्नीचर, बिल्डिंग, स्टॉक, डेटर, सबको एक एक करके डेबिट करेंगे। मशीनरी अकाउंट डेबिट, फर्नीचर डेबिट, बिल्डिंग डेबिट, कैश डेबिट, सबको अलग अलग और उनकी वैल्यू। फिर क्रेडिट करेंगे लाइबिलिटीज को, टू सन्ड्री लाइबिलिटीज अकाउंट। अब सन्ड्री लाइबिलिटीज में भी टोटल आपको नहीं दिखाना, बल्कि ये भी अलग अलग दिखाना है। जैसे आपकी लाइबिलिटीज में क्रेडिटर है, बिल्स पेबल है, उन सब के बैलेंस अलग अलग, टू सन्ड्री क्रेडिटर अकाउंट, टू बिल्स पेबल, टू बैंक लोन, और लास्ट में टू ओनर्स कैपिटल अकाउंट। ओनर्स कैपिटल अकाउंट जो बैलेंस बचेगा, बैलेंस कैसे कि आपकी एसेट्स मान लो 5 लाख की है, 5 लाख की एसेट्स है, मान लो 2 लाख की लाइबिलिटीज है। तो 5 लाख की एसेट्स में 2 लाख की लाइबिलिटीज लेस कर दोगे तो कैपिटल बैलेंस आ जाएगा, ये आपकी ओनर की कैपिटल है। इस तरीके से जर्नल के सारे स्पेशल केस कंप्लीट हो जाते हैं। अब आपको इस चैप्टर से रिलेटेड अगर कोई क्वेरी है, कोई डाउट है, तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके मेरा व्हाट्सएप नंबर है, वो आप व्हाट्सएप नंबर लें और मुझे डायरेक्ट व्हाट्सएप करके आप अपनी क्वेरी पूछ सकते हैं। ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है, समझ आई है और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया, तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छी लगी है तो उसे लाइक करें, अपने दोस्तों में भी शेयर करें, और साथ ही सब्सक्रिप्शन की जो रेड बटन है उसके साथ ही एक बेल आइकन है, उसे जरूर प्रेस करें, क्योंकि आपके सब्सक्रिप्शन और शेयर से क्या करता है, हमारा मोटिवेशन बढ़ता है, और वही हमारे लिए आपसे मिलने वाली एक फीस है। देखिए, आपके सब्सक्राइब करने से आपका कोई चार्ज नहीं लगना, बट हमारा मोटिवेशन बढ़ता है और हम और मेहनत के साथ आपके लिए नई नई वीडियो बनाकर लाते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं पर एंड करते हैं। थैंक यू, टेक केयर।